हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर दो मेन टॉपिक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें से आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट वाला जो इसका टॉपिक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो वाला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे और मेन मेन लाइनें हाईलाइट करेंगे जिनसे क्वेश्चन आने लग रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है, एक क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन पूछते हैं लाइफ स्पैन की, कि व्हाट इज लाइफ स्पैन। ठीक है, तो इसका हमें पढ़ना है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर ऑर्गेनिज्म सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिंदा रहता है, तो वो वाला उसका टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके उसकी नेचुरल जो डेथ होती है तब तक का उसका जो एवरेज टाइम पीरियड है, वो वाला टाइम पीरियड क्या बोला जाता है, उसका लाइफ स्पैन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें लाइफ स्पैन की डेफिनेशन याद करनी है कि द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो टाइम पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी लाइफ स्पैन को। ठीक है, आगे फिर कह रहा है कि फिगर 1.1 के अंदर डिफरेंट लाइफ स्पैन बता रखी है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, तो उनको भी पर्टिकुलर याद करना है जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि isn't in both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few day और long as few thousands year। तो लाइफ स्पैन है वो ऑर्गेनिजम्स की काफी वेरी करती है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स की फ्यू डे में लाइफ पूरी हो जाती है और कुछ की थाउजेंड्स ऑफ ईयर में जाके खत्म होती है। ठीक है, तो इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन डाल रखी है फर्स्ट पेज पे ही कि यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेट विद देयर बॉडी साइज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन है वो उसके बॉडी साइज से कोरिलेट नहीं करता। ठीक है, मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वो सेम बॉडी साइज के हो सकते हैं, उनका सेम बॉडी साइज हो सकता है, बट फिर भी हो सकता है उनका लाइफ स्पैन काफी वेरी करे। ठीक है, एक कम टाइम के लिए जिंदा रहता हूँ, दूसरा काफी ज्यादा टाइम के लिए जिंदा रहता हूँ। ठीक है, इसके इन्होंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, एक इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रखा है प्लांट का केस। ठीक है, प्लांट में दो दे रखे हैं, प्लांट में एक एक्सप्लेन कर रखा है मैंगो को और दूसरा बता रखा है पीपल ट्री को। तो कह रहा है इन दोनों का साइज में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में काफी डिफरेंस होता है। कैसे कि जो मैंगो है इसका लाइफ स्पैन होता है अराउंड 200 ईयर्स, और जो पीपल ट्री है उसका लाइफ स्पैन होता है अराउंड 2000 to 3000 ईयर्स। तो साइज में तो इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक जैसे लगभग एक जैसे साइज के ही हैं, बट इनके लाइफ स्पैन में काफी वेरिएशन है। ठीक है, तो इसका मतलब लाइफ स्पैन साइज से कोरिलेट नहीं करता, सेम साइज के ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट लाइफ स्पैन रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल एक जो यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है वो एनिमल से रिलेटेड है, उसमें किसका एग्जाम्पल ले रखा है, क्रो का और पैरट। तो क्रो और पैरेट को देखें तो साइज में तो वो भी दोनों लगभग सेम ही होते हैं, सिमिलर ही होते हैं, बट लाइफ स्पैन वेरी करता है। क्रो का लाइफ स्पैन है वो 15 ईयर के आसपास रहता है, जबकि पैरेट का जो लाइफ स्पैन है वो 140 ईयर्स के आसपास रहता है, 140 ईयर्स। ठीक है, तो इनका भी लाइफ स्पैन काफी वेरी कर रहा है जबकि साइज सिमिलर। ठीक है, तो इससे एक इन्होंने ये समझाने की कोशिश करी है, मेन इंपॉर्टेंट लाइन है कि लाइफ स्पैन साइज से कोरिलेट नहीं करता। ठीक है, कहीं क्वेश्चन आएगा वहां पे लाइन डाल सकते हैं कि लाइफ स्पैन बॉडी साइज से कोरिलेट करता है, तो वो गलत लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये वाला आपको हाईलाइटर से हाईलाइट करना है कि लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेट विद देयर साइज। ठीक है, इसमें वर्ड क्या डाल रखा है, नोट, इसको गायब कर देंगे, तो ये आपको ठीक से याद करना है। एग्जाम्पल क्या बताया कि साइज ऑफ क्रो एंड पैरेट आर नॉट वेरी डिफरेंट, साइज तो लगभग सेम है, येट देयर लाइफ स्पेन शो ए वाइड डिफरेंस, लेकिन उनकी लाइफ स्पेन में काफी वाइड डिफरेंस है, क्रो की 15 ईयर, पैरेट 140 ईयर, इतना जा रहा है। सिमिलरली प्लांट में क्या एग्जाम्पल बताया कि जो मैंगो ट्री है हैज ए मच शॉर्टर लाइफ स्पेन, किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू पीपल ट्री, कि दोनों का साइज तो लगभग सेम है,
बट मैंगो ट्री की लाइफ है वो 200 ईयर के आसपास है, पीपल है उसकी 2000 टू 3000 ईयर के आसपास है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट पेज पे। तो पहले हमें लाइफ स्पेन की डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट लाइन याद करनी है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि वट एवर बी द लाइफ स्पेन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। ठीक है, फिक्स है, डेथ हो जाएगी हर ऑर्गेनिज्म की, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन याद करना है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डेथ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उनमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सेम पेरेंट सेल डिवाइड करके अगली दो सेल बना देती है। तो पीछे कोई पेरेंट बॉडी लेफ्ट ही नहीं करती, बचती ही नहीं है डेथ में जाने के लिए, क्योंकि पिछली सेल ही डिवाइड करके आगे दो नई सेल बना देती है। ठीक है, तो इसलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेथ नहीं है। ठीक है, उनको हम कैसा बोल सकते हैं, इमोर्टल बोल सकते हैं, अमर बोल सकते हैं। अच्छा, तो अब इसमें कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, सिंस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंस सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे करते हैं, सेल डिवीजन से, इनटू, इसमें डिवाइड कर जाते हैं इनटू टू न्यू इंडिविजुअल, टू न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, सो देर इज नो, सो देर इज नो नेचुरल डेथ फॉर देम, नो नेचुरल डेथ फॉर देम। ठीक है, ये साइड में आंसर लिख लेना। तो क्यों उनमें नेचुरल डेथ नहीं होती, क्योंकि एक ही सेल है वो डिवाइड करके दो नए इंडिविजुअल बना गई, तो उनमें कोई पेरेंट सेल पीछे की सेल लेफ्ट ही नहीं करती डेथ में जाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं उनके अंदर नेचुरल डेथ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहा है, गिवन दिस रियलिटी हैव यू एवर वंडर हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, तो बहुत सारे प्लांट एनिमल स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, और कौन सा प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो इंश्योर करता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कंटिन्यूटी चलती रहेगी, अर्थ पे उनका सर्वाइवल आगे चलता रहेगा। तो कौन सा प्रोसेस है जिससे अपनी इनकी कंटिन्यूटी चलती रहती है ऑर्गेनिजम्स की, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली यूनिट का भी क्या नाम है, रिप्रोडक्शन, जिसमें अपने को मेनली 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये वाला लिख लेना साइड में एनसीईआरटी में। अच्छा, इसके बाद आते हैं सेकंड पेज पे। तो इसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन है, तो वो आपको फिल करना है। फर्स्ट एलिफेंट का, तो एलिफेंट का फिल करना है 70 टू 90 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स के अंदर फिल करना है। रोज का करना है 5 टू 7 ईयर्स। ठीक है, डॉग का 15 टू 20 ईयर्स। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है, तो ये कम ज्यादा भी हो सकता है, फिक्स होगा ये नहीं है, अप्रोक्सीमेटली। बटरफ्लाई का दे रखा है 1 to 2 वीक, क्रो का दे रखा है 15 ईयर। उसके बाद आता है बनाना, बनाना का अपने को फिल करना है, बनाना में फिल करना है 25 ईयर, 25 ईयर। ठीक है, काऊ का करना है 20 to 25 ईयर, पैरेट का दे रखा है 140 ईयर। ठीक है, तो क्रो का और पैरेट का, इन दोनों का तो दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आता है नीचे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का भी गिवन है 60 ईयर। हॉर्स का अपने को फिल करना है, हॉर्स का करना है 60 to 70 ईयर्स। ठीक है, फिर फ्रूट फ्लाई का अपने को करना है 15 to 30 डेज। अब ये ईयर में नहीं है, डे में है। ठीक है, 15 to 30 डेज। अच्छा, राइस प्लांट है, इसका अपने को करना है 3 to 4 मंथ, ये मंथ के अंदर है, 3 to 4 मंथ। टोट वाइज का गिवन है 100 to 150 ईयर। और फिर लास्ट है बेनियन ट्री, बेनियन ट्री का करना है 200 to
300 ईयर, 200 to 300 ईयर। तो ज्यादातर का तो ईयर के अंदर है, कुछ का डेज में है, फ्रूट फ्लाई का डे में है, राइस प्लांट का मंथ के अंदर, ठीक है। तो ये अपनी एनसीईआरटी में पेंसिल से सारे लाइफ स्पैन, अप्रोक्सीमेटली लाइफ स्पैन फिल करने हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो नीचे स्पेस है, यहाँ पे और एडिशनल किसका लिखना है, एक लिख लेना मैंगो का। मैंगो का कितना लिखना है, 200 ईयर, ठीक है। उसके अलावा एक और लिख लेना पीपल का, जो पिछले पेज पे पूछ रखा था, उसका कर लेना 2000 से लेके 3000 ईयर, ठीक है। तो एडिशनली ये दो लाइफ स्पैन और ऐड कर लेना जो इस पेज में गिवन है उसके अलावा, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक क्या पढ़ा, पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा, लाइफ स्पैन क्या होता है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या बोला जाता है, लाइफ स्पैन। फिर दूसरा हमने क्वेश्चन देखा कि भाई जो लाइफ स्पैन होता है ऑर्गेनिज्म का वो उसके बॉडी साइज से कोरिलेट करता है, तो उसका आंसर आएगा नो, कि बॉडी साइज से कोरिलेट नहीं करता। और उसके दो दो एग्जाम्पल हमने क्या पढ़े, पहला एग्जाम्पल पढ़ा प्लांट का, दूसरा एनिमल का। तो प्लांट में एग्जांपल पढ़ा मैंगो का और पीपल का, कि मैंगो और पीपल का बॉडी साइज लगभग एक जैसा है बट उनके लाइफ स्पैन में काफी वेरिएशन है, मैंगो 2200 ईयर और पीपल 2000 to 3000 ईयर। दूसरा एनिमल का पढ़ा क्रो और पैरेट, क्रो का 15 ईयर के आसपास है, पैरेट का 140 ईयर है, जबकि उनका बॉडी साइज एक जैसा है, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट लाइफ स्पैन। और क्वेश्चन आ गया कि किन के अंदर नेचुरल डेथ प्रेजेंट नहीं होती, तो उसका आंसर आएगा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेल डिवीजन से, और सेल डिवीजन से उनमें दो नए इंडिविजुअल बन जाते हैं पेरेंट सेल से, तो कोई बॉडी लेफ्ट ही नहीं बचती पीछे आगे डेथ में जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब अगले आगे आ जाते हैं चैप्टर में। तो आगे फिर एक क्वेश्चन आता है डिफाइन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये वाली पहली लाइन है, ये डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की। तो कह रहा है रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो जो बोर्ड का पेपर है उसमें आपको लिखने के आना है, तो उसमें ये वर्ड जरूर लिख के आना है कि रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या होगा इस प्रोसेस में, इन विच एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म है, गिव राइज टू यंग वंस, वो किन को पैदा करने लग रहा है, यंग वंस को। तो जो यंग वंस पैदा हो रहे हैं उनको हम क्या भी बोल सकते हैं, ऑफस्प्रिंग्स। और उनका फीचर क्या है कि सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म गिव राइज करता है, आगे प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। वो ऑफस्प्रिंग्स फिर आगे ग्रो करेंगे, मैच्योर हो जाएंगे और इन टर्न्स प्रोड्यूस आगे नए ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेंगे। तो ऐसे क्या चलती रहेगी, साइकिल चलती रहेगी, बर्थ की, ग्रोथ की और डेथ की। तो आगे बर्थ होगा, फिर वो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे और फाइनली उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें बनता है डिफाइंड रिप्रोडक्शन, जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा। साथ में इसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसका आंसर अपने को यहाँ से लिखना है। रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, रिप्रोडक्शन अनेबल द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। क्या बना के रखता है रिप्रोडक्शन, स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी। कब बना के रखता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन से अगली जनरेशन, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस, उसका साथ में सिग्निफिकेंस बताओ। तो दोनों लाइनें अपने को ही अच्छे से याद करनी है। अच्छा, उसके बाद आगे आता है, अब कह रहा है कि देर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर काफी डाइवर्सिटी है, एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है तो सब ऑर्गेनिजम्स एक तरह का तो मैकेनिज्म फॉलो नहीं करते रिप्रोड्यूस करने के लिए, अगली जनरेशन बनाने के लिए। तो सब ने अपना अपना अलग अलग तरीका बना रखा है, अलग अलग मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है रिप्रोड्यूस करने का, अगली जनरेशन बनाने का, ठीक है। अब किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आगे, हाउ इट रिप्रोड्यूस, तो कौन कौन सी चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो उसमें पहला फैक्टर क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट,
कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कौन सा है वो भी काफी हद तक डिसाइड करता है कि कोई कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, कुछ टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। तो एक्वेटिक वाले हो सकता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे हो वाटर कंडीशन में, पानी के अंदर उनके गैमेट फ्यूज हो रहे हो। टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट वाले इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने लग रहे हो। तो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट भी रोल प्ले करता है। दूसरा आता है इंटरनल फिजियोलॉजी, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसा है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होता है वो एक ही टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल पैदा कर लेते हैं, एक ही टाइम में ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर देते हैं रिप्रोड्यूस करने में। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक ही टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करते, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, कम इंडिविजुअल एक बार में पैदा करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल फिजियोलॉजी में इंटरनल एनर्जी लेवल कैसा है वो भी रोल प्ले करता है कोई कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो ये अदर फैक्टर्स कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, इसमें आएगा साइड में लिख लेना जेनेटिक मेकअप, कि किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप कैसा है वो भी डिटरमाइन करेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे कि हम बोलें कोई ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक मेकअप है हैप्लोइड, कि वो हैप्लोइड इंडिविजुअल है। तो अब उसको अगर गैमेट बनाने हैं तो वो कौन से तरीके से गैमेट बनाएगा, माइटोसिस। ठीक है, एन का हैप्लोइड बनता है गैमेट। तो और मैं बोल रहा हूँ कोई पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड है और इसको गैमेट बनाने हैं रिप्रोडक्शन करते टाइम, तो ये कौन से तरीके से बनाएगा, मियोसिस। गैमेट कैसे बनाएगा, एन का। ठीक है, तो जो जेनेटिक मेकअप होता है, पेरेंट बॉडी हैप्लोइड है या पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड है, वो भी डिटरमाइन करती है कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, मियोसिस फॉलो कर रहा है, माइटोसिस फॉलो कर रहा है गैमेट बनाते टाइम। ठीक है, तो तीनों वर्ड अच्छे से याद रखने, ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी मतलब इंटरनल एनर्जी लेवल कि एक टाइम में ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर सकता है या स्मॉल अमाउंट में, तीसरा जेनेटिक मेकअप। तो ये डिसाइड करता है कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद तो थोड़ा सिंपल सा केस दे रखा है कि बेस ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म या टू ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन है, टू टाइप। तो अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं और गैमेट फॉर्मेशन हो रही है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले एसेक्सुअल की डेफिनेशन दे रहा है, व्हेन ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद या विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन का तरीका होगा, एसेक्सुअल। और जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो और अपोजिट सेक्स के, एक एज ए मेल एक एज ए फीमेल, तो अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में और साथ में क्या होने लग रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो वो तरीका कौन सा बोला जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा अब आज वाले इस लेक्चर में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक बात क्या है, कितना पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व मिलेगी, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व मिलेगा अगली जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो अब सिंपल उसी को डिफाइन कर रहा है कि इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल, जिसको हम क्या बोलने लग रहे हैं, पेरेंट, इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स, वही एबल है अगली जनरेशन बनाने में, ऑफस्प्रिंग्स बनाने में। ठीक है, अच्छा अब जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो इंडिविजुअल बनेंगे वो आपस में भी सिमिलर होंगे और अपने पेरेंट्स से भी सिमिलर होंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को फिर क्या बोला जाता है, क्लोन बोला जाता है। ठीक है, तो आगे इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि आर दीज ऑफस्प्रिंग्स लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट, दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, उनका जेनेटिकल मेकअप, डीएनए कंटेंट एक जैसा होगा। ठीक है, और ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए फिर क्या टर्म यूज की जाएगी, क्लोन। क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो ऐसे जो बाहर की मोर्फोलॉजी में और अंदर के जेनेटिक कंटेंट में, डीएनए के स्ट्रक्चर में जो एक जैसे इंडिविजुअल होते हैं वो क्या बोले जाते हैं, क्लोन। तो क्लोन कौन से रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन क्लोन, तो उसको आंसर क्या लिखना है, यहां से लिखना है कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड बाय asexual reproduction
आर नोन एज, तो morphologically and genetically similar individual produced by asexual reproduction are known as clone। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो उससे आगे, ठीक है, अब ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किन में कॉमन होता है, इज कॉमन अमंग, पहला किन में बता रहा है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। तो कौन सा किंगडम है जिनमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहला तो मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा। तो मोनेरंस और प्रोटिस्टंस ये दोनों जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है और किन में कॉमन मिलेगा, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन प्लांट एनिमल के बारे में क्या लिख रखा है, विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे प्लांट एनिमल्स में मिलेगा जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्लांट्स के अंदर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन किसका होता है, एल्गी का। ठीक है, प्लांट में वो किसका केस बताने लग रहा है, एल्गी का केस बताने लग रहा है। अच्छा, एनिमल्स के अंदर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन किसका है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसका होता है, पोरीफीरा का। उसके अलावा टिश्यू लेवल सीलेंट्रेट्स, बट सीलेंट्रेटा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे हाइड्रा होता है सीलेंट्रेट्स में आता है, तो वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लाइन है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन में कॉमन है। तो पहला अपने को बोलना है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि कौन कौन सा किंगडम आ गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा। ठीक है, उसके बाद प्लांट और एनिमल्स, लेकिन कौन से प्लांट एनिमल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाले, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले। तो उसमें बोलना है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले। तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में प्लांट कौन है, एल्गी, और एनिमल्स में सिंपल ऑर्गेनाइजेशन किनका है, पोरीफीरा एंड सीलेंट्रेट्स। ठीक है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली होता है। आगे कह रहा है कि जो प्रोटिस्ट हैं और मोनेरेंस हैं, ये तो सिंगल सेल वाले ही होते हैं, एक ही सेल होती है इनके पेरेंट सेल में, पेरेंट बॉडी में। तो ऑर्गेनिज्म या फिर जो पेरेंट सेल है वो क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। कौन से तरीके से, माइटोसिस। क्योंकि ये जो मोनेरा प्रोटिस्टा हैं वो खुद कैसे हैं, हैप्लोइड, एन के होते हैं। तो ये अगर डिवाइड करने लग रहे हैं तो कैसे ही करेंगे, माइटोसिस। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा के अंदर सेल डिवाइड कर जाती है माइटोसिस से, किस में डिवाइड कर जाएगी, टू इंडिविजुअल्स में, टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। तो सेल डिवीजन ही इनके अंदर रिप्रोडक्शन करने का तरीका है। thus in these organisms cell division is itself a mode of reproduction। ये भी आ सकता है, सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किन में होता है, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। ठीक है, एक ही सेल दो पार्ट्स में आगे डिवाइड कर जाती है। उसके बाद आता है इसमें ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि काफी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो कैसे भी रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका कौन सा बता रहा है, बाइनरी फीजन। ठीक है, बाइनरी का क्या मतलब है, टू, और फीजन मतलब स्प्लिटिंग, कि एक सेल थी पेरेंट सेल, वो दो सेल्स के अंदर स्प्लिट कर गई। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, बाइनरी फीजन की डेफिनेशन क्या है, कि ए सेल डिवाइड इनटू टू हाफ एंड ईच हाफ रैपिडली ग्रो इनटू एन अडल्ट ऑर्गेनिज्म। तो एक सेल थी वो दो हाफ में डिवाइड कर गई और दोनों हाफ जो बने वो जल्दी से अडल्ट में चेंज हो गए। तो वो रिप्रोडक्शन का तरीका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका क्या बोला जाता है, बाइनरी फीचर। एग्जाम्पल कौन है, पहला एग्जाम्पल इसमें कौन आता है, अमीबा। और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा आता है, पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम बायोलॉजिकल नेम है, तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है नीचे, अमीबा एंड पैरामीशियम। और ये अमीबा पैरामीशियम दोनों होते कौन है, प्रोटिस्ट। किसमें आते हैं, प्रोटिस्ट में, प्रोटिस्टा। ठीक, तो इनमें हमें बताना है बाइनरी फीचर। ठीक है, उसके बाद आता है बडिंग। तो बडिंग हमें पता किसके अंदर होगी, यीस्ट के अंदर। तो यीस्ट के अंदर जो बडिंग में डिवीजन होगा वो कैसा होगा, अनइक्वल। ठीक है, क्या बनेगी, स्मॉल बड प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल। तो एक छोटी सी बड बनेगी, आउटग्रोथ बनेगी, जो इनिशियली तो किससे न्यूट्रेंट लेती रहेगी, पेरेंट सेल से, और आफ्टर सम टाइम वो अलग हो जाएगी, विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड किस में मैच्योर हो जाएगी, न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये इतना किसके बारे में बता रखा है,
बडिंग के बारे में, बडिंग इन यीस्ट। ठीक है, ये बडिंग बता रखी है किसके अंदर, यीस्ट के अंदर। यीस्ट कौन है, फंगस, यूनिसेलुलर फंगस। ठीक है, और बाइनरी फिजन किसमें बता रखा है, प्रोटिस्ट में। उसमें अपने को दो एग्जांपल कौन याद रखना है, अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, तो दोनों के बारे में, बाइनरी फिजन और बडिंग के बारे में एक एक थ्योरी लाइन दे रखी है, और साथ में डायग्राम भी दे रखा है। ठीक है, तो पिछले पेज पे अपने को ये डायग्राम भी पढ़ना है। ठीक है, तो पहला डायग्राम अपन देखते हैं बाइनरी फिजन वाला। तो बाइनरी फिजन अमीबा में और पैरामीशियम में हो रहा था। यहाँ बुक में एनसीईआरटी में किसको एक्सप्लेन कर रखा है, अमीबा को। देखो, तो ये नॉर्मल अमीबा है, तो इसको अपन लिख लेंगे पेंसिल से कि ये कौन सी सेल है, पेरेंट सेल। ठीक है, तो अब ये बाइनरी फिजन करने से जस्ट पहले ये पेरेंट सेल क्या करेगी, अपना सूडोपोडिया विड्रॉ कर लेगी। सूडोपोडिया विड्रॉ। ठीक है, सूडोपोडिया विड्रॉ हो गया। अब उस सूडोपोडिया विड्रॉ करने के बाद देखो अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस एनलार्ज हो जाता है, एनलार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, स्टेप वाइज प्रोसेस है, ऐसे ही याद करना है। तो शुरू में हमने बोला एक नॉर्मल पेरेंट सेल है, बट उसके पास तो सूडोपोडिया है। ठीक है, फिर करने से पहले, डिवीजन कंप्लीट करने से पहले उन्होंने क्या किया, अपना सूडोपोडिया विड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियस एनलार्ज हो गया। उसके बाद क्या बन गई, दो सेल बन गई। तो ये जो दो सेल बनी है इनको क्या बोलेंगे, ये कौन सी है, कॉन्स्ट्रिक्टेड सेल। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड सेल बन गई। और फाइनली लास्ट में जाके क्या बन जाती है, डॉटर सेल। डॉटर सेल बन जाती है। ठीक है, तो आपको ये 5 स्टेप में कंप्लीट डायग्राम बनाना है। अगर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है तो ये कंप्लीट 5 स्टेप में बनाना है। ठीक है, शुरू में पेरेंट सेल है, फिर उसने सूडोपोडिया विड्रॉ किया, फिर न्यूक्लियस एनलार्ज किया, उसके बाद सेल डिवीजन किया, दो कॉन्स्ट्रिक्टेड सेल बनाई जो कि इसमें चेंज हो गई डॉटर सेल के अंदर। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे दिखा रखा है बर्डिंग यीस्ट के अंदर, फंगस के अंदर, यूनिसेलुलर फंगस। इसमें पहले अपने पास क्या है, पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल ने एक स्मॉल आउट ग्रोथ बनाई। ठीक है, ये स्मॉल आउट ग्रोथ बनाई, बर्ड बनाई। तो इस बर्ड में देखो न्यूक्लियर डिवीजन होने लग रहा है, इसका अपना सेपरेट न्यूक्लियस बन गया। फिर दोनों का साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रही है, और फाइनली ये बर्ड पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, और इंडिविजुअल में, एक सेपरेट इंडिविजुअल में मैच्योर हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा वाला किसका है, बर्डिंग इन यीस्ट। ठीक है, तो इन दोनों की एक एक थ्योरी लाइन दे रखी है और डायग्राम दे रखा है। तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखो, अब यहाँ एक स्पेशल केस बता रखा है कि भाई जब नॉर्मली हम अमीबा की बात करते हैं, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन है, तो फेवरेबल कंडीशन है अमीबा के ग्रो करने के लिए, तो अमीबा क्या, कौन सा तरीका फॉलो करेगा, बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन करता रहेगा। बट मान लो अचानक से अमीबा के लिए कैसी कंडीशन आ जाए, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, अमीबा के लिए अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, मतलब उसके आसपास के एनवायरनमेंट में वाटर की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए, ठीक है, उसके लिए फूड की कमी हो जाए, न्यूट्रेंट की कमी हो जाए, तो ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन में अब अमीबा क्या करेगा। ठीक है, तो उसका स्पेशल केस है, वो हमें पढ़ना है। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा क्या करेगा, सबसे पहले अमीबा विड्रॉ इट्स सूडोपोडिया। ठीक है, वो अपना सूडोपोडिया विड्रॉ करेगा। तो शुरू में जो नॉर्मल अमीबा का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई वो अपना सूडोपोडिया विड्रॉ कर लेगा और एक थोड़ा ऐसा सा स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, एंड देन सीक्रेट ए 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, और उस 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग को अपन क्या भी बोल सकते हैं, सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। तो ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ वो क्या बनाएगा, एक हार्ड कवरिंग बना लेगा 3 लेयर। ठीक है, इस कवरिंग को अपन क्या बोलेंगे, सिस्ट बोलेंगे। ठीक है, और ये ऐसे अपने चारों तरफ सिस्ट बना लेना, कवरिंग बना लेना, ये प्रोसेस क्या बोला जाता है, एनसिस्टेशन। ये प्रोसेस क्या बोला जाएगा, एनसिस्टेशन। ठीक है, तो दो स्टेप है, पहला तो क्या हुआ,
सूडोपोडिया विड्रॉ कर लिया, और दूसरा क्या हुआ, अपने चारों तरफ एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बनाई, सिस्ट बना ली। ये प्रोसेस बोला जाता है एनसिस्टेशन। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई ये जो एनसिस्टेशन है ये कौन से टाइम में हो रहा है, फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये कब होने लग रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, पानी की कमी है, या टेम्परेचर उसके सुटेबल नहीं है, या न्यूट्रेंट की कमी है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने आप को कवर कर लेता है। किसके अंदर कवर कर लेगा, सिस्ट के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब अमीबा कैसा हो गया, अनसिस्टेड अमीबा हो गया। अब हम एक दूसरी कंडीशन बोल रहे हैं कि व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स, कि वापस फेवरेबल कंडीशन आ गई, न्यूट्रेंट की भी पूर्ति हो गई, पानी की भी पूर्ति हो गई, टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया, तो कंडीशन वापस से कैसी हो गई, फेवरेबल। बट अब अपना अमीबा कैसा है, एनसिस्टेड है, कवर्ड है, सिस्ट के अंदर कवर्ड है। तो अब एनसिस्टेड अमीबा क्या करेगा, अंदर डिवाइड बाई मल्टीपल फीजन। तो अब अंदर मल्टीपल फीजन करेगा। ठीक है, काफी सारे स्पोर्स बनाएगा, छोटे छोटे स्पोर्स बनाएगा। अब वो बाइनरी फीजन नहीं करेगा, मल्टीपल फीजन करेगा, काफी सारे स्पोर बनाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल फीजन करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, मैनी माइन्यूट अमीबा बनाएगा। उन माइन्यूट अमीबा को हम क्या भी बोल देते हैं, सूडोपोडियोस्पोर्स। ठीक है, अंदर बनाने लग रहा है। अच्छा, तो ये हुआ। उसके बाद जब काफी सारे सूडोपोडियोस्पोर बन जाएंगे, माइन्यूट अमीबा अंदर बन जाएंगे, उसके बाद सिस्ट वॉल क्या कर जाएगी, ब्रस्ट आउट, ब्रस्ट कर जाएगी, क्योंकि कंडीशन कैसी है अभी, फेवरेबल कंडीशन है, सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, और द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम, और वो सारे स्पोर्स सराउंडिंग मीडियम में जो कि फेवरेबल है, जहाँ पे खाना प्रेजेंट है, वहां पे चले जाएंगे, टू ग्रो अप इनटू मैनी अमीबा, तो वो नए अमीबा बना देंगे। तो ये वाला प्रोसेस क्या बोला जाता है, स्पोरुलेशन। तो क्वेश्चन आ जाए, स्पोरुलेशन वाला प्रोसेस कब होता है, फेवरेबल, अनफेवरेबल। तो ये वाला कब होगा, फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन आया कि नॉर्मली अमीबा कैसे डिवीजन करता है, तो नॉर्मली वो बाइनरी फीजन करता रहता है। लेकिन फिर आया कि बाइनरी फीजन कर रहा था, लेकिन अचानक से कंडीशन कैसी हो गई, अनफेवरेबल हो गई, उसके खिलाफ हो गई कंडीशन। तो वो क्या करेगा, दो स्टेप फॉलो करेगा। पहला तो किसको विड्रॉ करेगा, सूडोपोडिया को विड्रॉ करेगा। ठीक है, और उसके बाद दोबारा क्या करेगा, सिक्रेट करेगा 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बना लेगा अपने चारों तरफ। ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट से अपने आप को बचाने के लिए। और उस 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग को ही हम क्या बोलते हैं, सिस्ट। और ये प्रोसेस क्या बोला जाता है, एनसिस्टेशन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एनसिस्टेड अमीबा है, जो सिस्ट में कवर है, इसके लिए वापस से कंडीशन कैसी हो गई, फेवरेबल। इसके लिए कंडीशन वापस कैसी हो गई, फेवरेबल। अब ये क्या करेगा, अब पहले अंदर क्या करेगा, मल्टीपल फीजन। अब क्या करेगा, मल्टीपल फीजन क्या बनाएगा, माइन्यूट अमीबा, जिनको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडियोस्पोर। तो सूडोपोडियोस्पोर बनाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, कि जो सिस्ट वॉल है ब्रस्ट आउट हो जाएगी, सिस्ट वॉल ब्रस्ट आउट। ठीक है, अब ये चारों वर्ड आपको सीक्वेंस में याद करने हैं। पहले सूडोपोडिया विड्रॉ होगा, उसके बाद 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बनेगी सिस्ट, और वापस से फेवरेबल आने पे पहले मल्टीपल फीजन होगा, उसके बाद सिस्ट वॉल ब्रस्ट आउट होगी। ठीक है, आपसे ये सीक्वेंस पूछ सकते हैं, अनफेवरेबल में और फेवरेबल में। ठीक है, और ऊपर वाले दोनों स्टेप्स को क्या बोलते हैं, एनसिस्टेशन। और मल्टीपल फीजन करके फिर ब्रस्ट आउट होके स्पोर रिलीज हो गए, उसको क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। और कंडीशन क्या है, पहला वाला अनफेवरेबल कंडीशन में टेक प्लेस करेगा, सेकंड 2 स्टेप है वो फेवरेबल कंडीशन में टेक प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये एक अमीबा का स्पेशल केस यहाँ बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद अपन यहाँ पे आ गए। ठीक है, पहले थ्योरी कंटेंट पढ़ेंगे, फिर डायग्राम देखेंगे। तो अब आगे कहने लग रहा है कि जो मेंबर्स हैं, कौन से किंगडम के, फंगस के, और कौन से किंगडम के, प्लांट, सिंपल प्लांट। तो सिंपल प्लांट वो किसको बोलने लग रहा है, एल्गी। यानी कि यहाँ पे किसकी बात होने लग रही है, फंगस की और एल्गी की। तो अपन मोनेरा और प्रोटिस्टा तो पढ़ चुके, उनमें तो सेल डिवीजन ही होता रहता है, वही रिप्रोडक्शन का तरीका है। उसके बाद अब कौन आ गया, फंगस आ गया, फिर प्लांट आएंगे, प्लांट में पहले कौन आएगा, सिंपल प्लांट आएंगे, एल्गी आएगी। तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस थ्रो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ये जो फंगस हैं और सिंपल प्लांट हैं जैसे कि एल्गी,
ये क्या बनाते हैं, ये स्पेशल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, अब उनके वो जो स्पेशल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनसे नई फंगस बन जाती है या नया प्लांट बन जाता है, उनको क्या बोलते हैं, उनके नाम क्या है वगैरह। मोस्ट कॉमन इनमें से कौन सा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, जूस्पोर बनता है। अच्छा, क्या फीचर क्या है जूस्पोर के, दैट यूजुअली आर, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, छोटे साइज का होता है, माइन्यूट होता है। दूसरा, ये जूस्पोर मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल, मोटाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए डिफाइन जूस्पोर, तो उसका अपन आंसर क्या लिखेंगे, जूस्पोर इज स्पेशल asexual reproductive structure which is microscopic and motile। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है, माइन्यूट है और मोटाइल है, मूव कर सकता है। अच्छा, अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन से बनते हैं, कोनिडिया, कोनिडिया किसके अंदर बनता है, पेनिसिलियम, फंगस के अंदर बनता है, पेनिसिलियम में। उसके अलावा क्या बनते हैं, बड बनता है, किसके अंदर बड बनता है, हाइड्रा में। ठीक है, उसके अलावा जेम्यूल्स बनते हैं, वो किसके अंदर बनते हैं, स्पोंज में, पोरीफेरा में। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एक साइड क्या दिया, जूस्पोर, दूसरा कोनिडिया, तीसरा बर्ड, चौथा जेम्यूल। क्या है ये सारे, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स या स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जूस्पोर किसमें बनेगा वो अभी हम देखेंगे, वैसे वो एल्गी के अंदर बनता है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, कोनिडिया किसके अंदर बनता है, फंगस के अंदर। ठीक है, पेनिसिलियम में। बर्ड किसके में बनेगा, हाइड्रा, एनिमल है, सिलेंट्रेटा फाइलम में आता है हाइड्रा। जेम्यूल्स किस में बनते हैं, पोरीफीरा में, स्पोंज के अंदर, एनिमल है ये भी। ठीक है, एनिमल किंगडम में आता है। तो ये मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है जो आपको याद करना है। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, एनसीईआरटी ने कौन से स्ट्रक्चर दिए। तो देखो ये चार स्ट्रक्चर एक्सप्लेन है। देखो पहले ऊपर वाले दोनों स्ट्रक्चर, तो पहला जो ए डायग्राम है ये किसके बारे में दे रखा है, जूस्पोर। ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है ये किसका स्ट्रक्चर है, जूस्पोर। ठीक है, अच्छा, अभी जूस्पोर में क्या है, ये वाली कौन है, क्या प्रेजेंट है, पेरेंट सेल। और इस पेरेंट सेल को हम क्या बोल देते हैं, जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम। ठीक है, उसमें क्या बनने लग रहे हैं, जूस्पोर। अच्छा, इधर ये किसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है, फंगस का। कौन सी फंगस है, पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम के अंदर क्या बनने लग रहे हैं, कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया नाम है। अच्छा, अब इनमें क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो जूस्पोर और कोनिडिया है इनमें सिमिलैरिटी बताओ, दो सिमिलैरिटी बताओ इन दोनों में। जूस्पोर में किस किस में बतानी है, जूस्पोर में और कोनिडिया में। तो सिमिलरिटी क्या है, पहली सिमिलरिटी क्या है कि दोनों क्या है, बोथ आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। दोनों क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरा सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। दोनों ही कब बनाए जाते हैं, फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन बनाए जाते हैं। तो ये दोनों तो क्या हो गई, जूस्पोर में और कोनिडिया में सिमिलैरिटी। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि जूस्पोर में और कोनिडिया में डिफरेंस बताओ, दो डिफरेंस बताओ सिमिलरिटी के अलावा। किस किस में डिफरेंस बताता है, जूस्पोर में और कोनिडिया में। तो देखो पहला डिफरेंस तो क्या है कि ये जूस्पोर है, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो ये जूस्पोर एक्चुअल में कैसे स्ट्रक्चर होंगे, मोटाइल, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला बियर कर रहे हैं तो कैसे होंगे, मोटाइल। तो पहला डिफरेंस तो क्या है इनके अंदर, कि जो जूस्पोर होता है वो कैसा होता है, मोटाइल। और कोनिडिया जो होते हैं वो स्पोर लाइक होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। ठीक है, नॉन मोटाइल। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये जूस स्पोर रिलीज तो हो रहे हैं बाहर,
लेकिन ये किसके अंदर बने थे? जूस्पोरेंजियम के अंदर बने थे, पेरेंट सेल के अंदर बने थे, तो अंदर बनते हैं। जबकि देखो कोनिडिया कहाँ बन रहे हैं? सरफेस पे, बिल्कुल आउटर सरफेस पे बनने लग रहे हैं। तो जो जूस्पोर होते हैं वो कैसे बनते हैं? आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली, अंदर बनते हैं बॉडी के। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एंडोजीनसली। और जो कोनिडिया होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? बाहर, एक्जोजीनसली, बाहर बनते हैं। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्जोजीनसली, ठीक है। तो दोनों के अंदर दो सिमिलैरिटी और दो डिफरेंस अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। ये पेंसिल से साइड में नोट करना है, ठीक है। तो नीचे लिख रखा है। अच्छा, उसके बाद तीसरा एसेक्सुअली प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? बड, ठीक है। तो ये एक्चुअल में किसका स्ट्रक्चर दे रखा है? हाइड्रा। हाइड्रा किसका मेंबर है? सिलेंट्रेटा में। तो उसमें क्या बनने लग रही है? आउटर बड, बाहर की तरफ बड बन रही है। तो इसको अपन कौन सी बड बोल सकते हैं? एक्जोजीनस बड, ठीक। एक स्मॉल आउटग्रोथ बनी पेरेंट बॉडी से, एक स्मॉल आउटग्रोथ बनी। तो इनिशियली तो ये किससे अटैच रहेगी? पेरेंट बॉडी से। और जब न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये फाइनली पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और एक न्यू हाइड्रा इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगी। तो एक्जोजीनस बडिंग किसके अंदर होती है? हाइड्रा के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ स्ट्रक्चर किसका दिखा रखा है? जेम्यूल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये वाला, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जेम्यूल, ठीक है। इस जेम्यूल में क्या प्रेजेंट है? ऊपर एक ओपनिंग प्रेजेंट है। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल। अच्छा, इसकी प्रोटेक्शन के लिए साथ में क्या प्रेजेंट है? स्पीक्यूल्स, ठीक है। कैलकेरियस स्पीक्यूल्स, कैल्शियम कार्बोनेट के बने स्पीक्यूल्स होते हैं। अच्छा, और अंदर जो ये स्ट्रक्चर है, अंदर ये मास ऑफ सेल है। कौन सी सेल्स हैं ये? आर्कियोसाइट सेल्स। तो इन आर्कियोसाइट सेल्स में एबिलिटी होती है नया इंडिविजुअल बनाने की, ठीक है। तो ये अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसको क्या बोलते हैं? आर्कियोसाइट सेल्स। तो ये नया इंडिविजुअल बनाती है। प्रोटेक्टेड किससे हैं? स्पीक्यूल्स। और ये रिलीज किससे होती है? माइक्रोपाइल। पूरा ये स्ट्रक्चर बोला क्या जाता है? गैम्यूल्स, ठीक है, या जेम्यूल्स बोलते हैं। और या इसको हम इंटरनल बड भी बोलते हैं। जेम्यूल्स होता क्या है पोरिफेरा में? विद इन दी बॉडी, इनसाइड दी बॉडी। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल बड, ठीक है। तो नीचे लिख रखा है जूस्पोर बनेंगे। जूस्पोर किसके अंदर बनेंगे? एल्गी में, यूनिसेलुलर एल्गी है, कौन सी? क्लेमाइडोमोनास। कोनिडिया जो थे वो किस में बनेंगे? पेनिसिलियम, ये फंगस है। फिर एक्जोजीनस बर्ड किस में बनेगी? हाइड्रा में, ये सिलेंट्रेट्स में आता है, एनिमल्स में। और इंटरनल बर्ड किसको बोलते हैं? जेम्यूल्स को। ये किस में बनेगा? स्पॉन्ज के अंदर, ठीक है। तो ये चारों ही क्या है? स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ठीक है।